नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा है, पैसा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ आंकड़ों या इन्वेस्टमेंट टिप्स की नहीं, बल्कि उसके पीछे जो हमारा दिमाग काम करता है, हमारा मनोविज्ञान, उसे समझने की कोशिश करेंगे हुँ। कि हम पैसे से जुड़े फैसले आखिर लेते कैसे हैं। क्यों ये फैसले अक्सर हमारी सोच, भावनाओं और हमारे निजी अनुभवों से इतने ज्यादा जुड़े होते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल है असल में। और आज की हमारी जो ये बातचीत है, वो मॉर्गन हाउसेल की एक बेहतरीन किताब है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके इर्द-गिर्द रहेगी। अच्छा। ये किताब इस बात पे रोशनी डालती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ हिसाब-किताब का नहीं है। काफ़ी हद तक ये हमारे दिमाग और हमारे व्यवहार का खेल है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि क्यों कई बार बहुत समझदार, इंटेलिजेंट लोग भी पैसे के मामले में बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। हाँ, ये होता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ साधारण से दिखने वाले लोग सही रवैये और आदतों से अच्छी खासी संपत्ति बना लेते हैं। सही। तो कोशिश यही रहेगी कि पैसे से जुड़े मनोविज्ञान के कुछ सबसे जरूरी और शायद कुछ चौंकाने वाले सबक निकाल सकें। जैसे हौसल कहते भी हैं कि पैसे से अच्छा करने के लिए आप क्या जानते हैं ये जरूरी नहीं है, हुँ, जरूरी यह है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। हुँ। और व्यवहार सिखाना मुश्किल है, यहाँ तक कि बहुत स्मार्ट लोगों को भी। और यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर, पैसे का मनोविज्ञान सबसे अहम हो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब बजट बना लो, इन्वेस्टमेंट समझ लो, मार्केट की खबरें देख लो, बस। हाँ, आमतौर पर यही समझा जाता है। लेकिन इन सब के नीचे एक बहुत मजबूत परत है हमारे व्यवहार की, हमारी भावनाओं की, जो असल में हमारे फैसलों को चला रही होती है। हौसल का जो मुख्य तर्क है वो यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस में आपकी जानकारी से ज्यादा आपका बर्ताव मायने रखता है। अच्छा। कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर वो अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस के बहाव में बह गया, तो फाइनेंशियल गड़बड़ कर सकता है। और वहीं एक सामान्य व्यवहार वाला व्यक्ति भी अगर लगातार सही आदतें अपनाए, तो वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो चलिए इस मनोविज्ञान की परतों को खोलते हैं। पहला बड़ा पहलू आपने बताया, मानवीय तत्व, हमारा बर्ताव, हमारी भावनाएं, हमारे तजुर्बे। इसमें हाउसल की एक बड़ी दिलचस्प बात है, कोई पागल नहीं है। हाँ। इसका क्या मतलब है? क्या वाकई कोई पैसे से जुड़ा फैसला पागलपन नहीं होता? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हर कोई अपने फैसले अपने यूनिक अनुभवों, दुनिया को देखने के अपने नजरिए और उस वक्त की अपनी जरूरतों के हिसाब से लेता है। ओके। तो जो फैसला किसी एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल बेवकूफ़ी या अजीब लगे, हो सकता है वो दूसरे के लिए उस खास सिचुएशन में सबसे लॉजिकल, सबसे सही कदम हो। अफसल एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो निजी अनुभव हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, वो शायद दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका 0.00000001% भी नहीं है। इतना कम? हाँ, इतना कम। हम्म। लेकिन वो हमारी 80% सोच बनाते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। ओ। सोचिए, जिसने मान लीजिए 1980 के दशक की भयंकर महंगाई देखी हो, उसका पैसे को लेकर जो नजरिया होगा वो उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग होगा जिसने शायद 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा हो। हाँ बिल्कुल, दोनों के डर अलग होंगे, उम्मीदें अलग होंगी। एग्जैक्टली। इसलिए किसी के फाइनेंशियल डिसीजन पर तुरंत पागल का ठप्पा लगा देना ठीक नहीं है, क्योंकि हम उनकी पूरी कहानी, उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते। ये बात तो सोचने वाली है कि हमारे अपने अनुभव हमारी सोच को कितना सीमित भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ हमारे अनुभव और हमारे फैसले ही नतीजों को तय करते हैं? आपने कहा हौसल भाग्य और जोखिम की भी बात करते हैं, लक एंड रिस्क। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्योंकि हम तो अक्सर सफलता को पूरी तरह अपनी मेहनत का फल मानते हैं। हाँ, और यहीं पर थोड़ी विनम्रता, थोड़ी ह्यूमिलिटी की जरूरत पड़ती है। हाउसल कहते हैं कि भाग्य और जोखिम, लक और रिस्क, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो नतीजों पर गहरा असर डालती हैं, चाहे हम माने या ना माने। सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, और असफलता भी सिर्फ आलस का परिणाम नहीं होती। बिल गेट्स का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। हाँ, उनकी मेहनत और विजन तो जबरदस्त था। बिल्कुल, उनकी प्रतिभा, उनकी मेहनत पर कोई सवाल नहीं, लेकिन उनका उस खास स्कूल में पढ़ना जहां 1968 में कंप्यूटर था, जो उस वक्त हाउसल कहते हैं 10 लाख में किसी एक स्कूल के पास होता था, ये किस्मत का, लक का एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने उनकी राह आसान की। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था इस तरह से। हाँ, और इसी तरह जोखिम भी है, रिस्क। कोई कितना भी बेहतरीन इन्वेस्टर क्यों ना हो, एक अप्रत्याशित घटना, कोई ब्लैक स्वान इवेंट, उससे बड़ा नुकसान करा सकता है। तो हमें ये मानना होगा
कि हमारे 100% प्रयास हमेशा 100% मनचाहे परिणाम नहीं लाते। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। मतलब कुछ हद तक अनिश्चितता को स्वीकार करना जरूरी है। बिल्कुल। और शायद हमारे नियंत्रण से बाहर हमारी भावनाएं भी हो जाती हैं कई बार, खासकर जब बाजार में उथल-पुथल मची हो। वो डर, लालच और वो आजकल बहुत चलता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी पीछे छूट जाने का डर। बिल्कुल, यही हमारा दिमाग भावनाओं के कब्जे में आ सकता है। स्ट्रेस के समय, तनाव के समय दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा होता है, सोचने समझने वाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हाँ, वो थोड़ा पीछे हट जाता है और जो भावनात्मक प्रतिक्रिया वाला हिस्सा है एमिगडाला, वो हावी हो जाता है। ओह अच्छा। और नतीजा, हम जल्दबाजी में फैसले ले सकते हैं, जैसे बाजार गिरते ही डर के मारे सब बेच देना, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। हाँ, बहुत लोग करते हैं ऐसा। या फिर बाजार चढ़ता देखकर लालच में बिना सोचे समझे कूद पड़ना कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए, फोमो बाइंग। और कुछ और दिमागी झुकाव बायसेस भी होते हैं, जैसे एंकरिंग, मतलब किसी एक जानकारी पर अटक जाना। मान लीजिए कोई शेयर आपने 100 रुपए में खरीदा था, अब वो 50 का हो गया, लेकिन आप अब भी उसे 100 के हिसाब से ही सोच रहे हैं, उस पुरानी कीमत पर एंकर हो गए हैं। भले ही अब कंपनी के हालात बदल गए हों, ये भी गलत फैसले कराता है। तो ये तो हुई हमारी अंदरूनी दुनिया की बातें, अनुभव, भाग्य, भावनाएं। अब अगर हम पैसा बनाने और उसे सहेज कर रखने की बात करें, तो यहाँ भी कुछ दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू हैं। जैसे हाउसर्स अमीर यानी रिच और धनी यानी वेल्दी होने में फर्क बताते हैं। आमतौर पर तो हम इन्हें एक ही समझते हैं। ये फर्क क्या है? ये एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है। अमीर होना अक्सर दिखाई देता है, महंगी कार, बड़ा घर, हाई इनकम। ये ज्यादातर आपकी करंट इनकम पर निर्भर करता है, ये दिख सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन धनी होना, वेल्दी होना, ये अलग बात है। धनी होना मतलब ऐसी संपत्ति, ऐसे एसेट्स का मालिक होना जो आपके लिए तब भी पैसा कमाए जब आप सो रहे हो। जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो। हौसल कहते हैं धन वो है जो आप देखते नहीं। धन वो है जो आप देखते नहीं, ये बड़ी गहरी बात है। हाँ, ये वो कमाया हुआ पैसा है जिसे उड़ाया नहीं गया, बल्कि बचाया गया है और इन्वेस्ट किया गया है। यही धन आपको भविष्य में विकल्प देता है, सुरक्षा देता है और सबसे बढ़कर अपने समय पर नियंत्रण देता है। अमीरी चिल्लाती है, धन फुसफुसाता है। और इस अनदेखे धन को बनाने का एक जबरदस्त जरिया बताया जाता है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। सुनने में तो ये गणित जैसा लगता है, लेकिन इसका मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है धैर्य का, पेशेंस का। कंपाउंडिंग का जो जादू है ना, वो धीरे धीरे काम करता है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मतलब गुणात्मक वृद्धि, लेकिन शुरुआत में ये बहुत धीमी लगती है, बिल्कुल चींटी की चाल जैसी। अच्छा। वॉरेन बफे का उदाहरण सब देते हैं। उनकी ज्यादातर दौलत, कहते हैं 95% से ज्यादा, उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है। सच में? 65 के बाद? हाँ। ये दशकों के धैर्य और लगातार इन्वेस्टेड रहने का नतीजा है। इसका मनोविज्ञान ये है कि हमें तुरंत नतीजों की जो चाह होती है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसे छोड़ना होगा और लंबे समय तक टिके रहना होगा। ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। लंबे समय तक टिके रहने के लिए धैर्य चाहिए, ये समझ आता है, लेकिन कंपाउंडिंग काम करे इसके लिए शुरुआत में कुछ होना भी तो चाहिए। यहीं पर बचत का महत्व आता है, जिसे हाउसल आय या रिटर्न से भी ज्यादा जरूरी बताते हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है कि बचत आपकी कमाई या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा जरूरी है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन ये सच है। हाउसल का तर्क है कि आपकी बचत दर, यानी आप अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाते हैं, ये आपकी आय या आपके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न से ज्यादा आपके नियंत्रण में है। अच्छा, कंट्रोल में ज्यादा है। हाँ। हाँ, और ज्यादा महत्वपूर्ण भी। आप शायद बहुत ज्यादा आय के बिना भी सिर्फ लगातार बचत करके धनवान बन सकते हैं, लेकिन ऊंची बचत दर के बिना धनवान बनना और बने रहना वो लगभग नामुमकिन है। वो इसे एक बड़े दिलचस्प तरीके से कहते हैं, बचत आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का अंतर है। अहंकार और आय के बीच का अंतर मतलब जितना आप कमाते हैं और जितना आप दुनिया को दिखाने के लिए या अपनी इच्छाओं पर खर्च करते हैं, उसके बीच का जो फासला है वही आपकी बचत है। कम खर्च करना मतलब एक तरह से कम इच्छाएं रखना, और ये आपको दूसरों की राय से, सामाजिक दबाव से भी आजाद करता है। हाँ, ये तो है। और इसी बचत को नियमित और शक्तिशाली बनाने के तरीके हैं, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। खासकर जब बाजार नीचे हो तब SIP और फायदेमंद हो जाती है, क्योंकि आप उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स खरीद पाते हैं। बचत दर आय से ज्यादा जरूरी है, ये वाकई एक अलग नजरिया है।
सोचने लायक है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है कि पैसा कमाना और उसे बनाए रखना ये दो अलग अलग हुनर है। ऐसा क्यों? ये तो एक ही बात लगनी चाहिए। लगती है पर है नहीं, क्योंकि दोनों के लिए अलग माइंडसेट, अलग सोच चाहिए। पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ा जोखिम लेना पड़ता है ना? आशावादी होना पड़ता है, नई चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए, उसे संभालने के लिए इसका लगभग उलट चाहिए। इसके लिए विनम्रता चाहिए, ये समझना कि जो कमाया है वो उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। डर। हाँ, थोड़ा डर और किफायतशारी, मतलब फिजूल खर्ची से बचना। और ये डर कि आपकी सफलता शायद हमेशा न टिके, इसलिए आपको उसे बचाने के लिए लगातार अनुशासित, डिसिप्लिन रहना होगा। रिस्क लेने वाला माइंडसेट कमाने में मदद करता है और रिस्क से बचने वाला माइंडसेट उसे बचाने में। और यहीं पर शायद वो खतरा आता है जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। यानी जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खर्चे भी उसी रफ्तार से या उससे ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। एकदम, ये एक बहुत कॉमन जाल है। प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी और हमने सोचा चलो गाड़ी अपग्रेड कर लेते हैं या बड़ा घर ले लेते हैं। इसे लाइफस्टाइल क्रीप भी कहते हैं। धीरे धीरे लाइफस्टाइल का महंगा होते जाना। इससे बचना बहुत जरूरी है। देखिए, आय बढ़ने पर अपने जीवन स्तर को थोड़ा सुधारना ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आपकी पूरी बढ़ी हुई आय बढ़े हुए खर्चों में ही चली गई तो आप वेल्थ कैसे बनाएंगे? सही बात है। जरूरी यह है कि बढ़ी हुई आय का एक बड़ा हिस्सा बचत और निवेश में जाए। तभी आप सिर्फ अमीर दिखेंगे नहीं, बल्कि असल में धनी बनेंगे। इन सब बातों से एक बड़ा गहरा सवाल उठता है, आखिर कितना पैसा काफी है? हाउसुल इस पर भी जोर देते हैं कि पर्याप्त को जानना, इनफ को पहचानना क्यों जरूरी है। ये शायद इस किताब के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल सबकों में से एक है। हमेशा और ज्यादा की चाह रखना, कभी संतुष्ट न होना, ये कई कामयाब, बेहद कामयाब लोगों के पतन का कारण बना है। अच्छा। हाँ, हाउस से चेतावनी देते हैं कि उस चीज के लिए जोखिम ना लें जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, सिर्फ इसलिए कि आपको वो चीज चाहिए जो आपके पास नहीं है और जिसकी शायद आपको जरूरत भी नहीं है। ये तो बहुत पावरफुल बात है। बिल्कुल। अपने लक्ष्य तय करें, एक सीमा बनाएं और जब आप वहां पहुंच जाएं तो रुकना सीखें, या कम से कम गोल पोस्ट को बार बार आगे बढ़ाना बंद करें। बेवजह के बड़े जोखिम लेना बंद करें। रजत गुप्ता जैसे कितने उदाहरण हमारे सामने। हाँ, वो इनसाइडर ट्रेडिंग वाला केस। हाँ, इतने सफल, इतने सम्मानित व्यक्ति, सब कुछ था उनके पास, लेकिन और के लालच ने, पर्याप्त की सीमा न जाने ने उन्हें कहां पहुंचा दिया। ये विनाशकारी हो सकता है। ये बातें वाकई सोचने पे मजबूर करती हैं। तो हमने मानवीय भावनाओं, धन बनाने और बचाने के मनोविज्ञान को समझा। अब बात करते हैं कुछ ठोस रणनीतियों और मानसिकता की जो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं। पहला है विनम्रता और अति आत्मविश्वास से बचना। मुझे बिल गेट्स का वो कथन याद आ रहा है, सफलता एक घटिया शिक्षक है। एकदम सही। सफलता हमें ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते, हम तो जीनियस हैं। हाँ, वो फीलिंग आ जाती है। यहीं पर विनम्रता काम आती है। ये याद रखना कि आपकी सफलता में सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, शायद भाग्य का भी हाथ था। ये आपको जमीन पर रखता है। ये स्वीकार करना कि आप भविष्य का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते और चीजें गलत भी हो सकती हैं, आपको बेवजह के बड़े मूर्खतापूर्ण जोखिम लेने से रोकता है। और जोखिम से बचने का एक तरीका शायद लंबी अवधि का नजरिया अपनाना है। निवेश में धीरज रखने की बात, पेशेंस की बात बार बार आती है। हाँ, क्योंकि लंबी अवधि में जो बाजार का रोज का उतार चढ़ाव है, जो शोर है, वो कम हो जाता है और कंपाउंडिंग को अपना काम करने का पूरा मौका मिलता है। एक बहुत मशहूर कहावत है फाइनेंस की दुनिया में, बाजार में समय बिताना बाजार को टाइमिंग करने की कोशिश से कहीं ज्यादा सफल रणनीति है। मतलब ये कोशिश न करना कि कब खरीदें, कब बेचें। हाँ, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि बाजार कल कहाँ होगा, ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो लंबी अवधि में, जैसे 20-30 साल में, अच्छे निवेशों ने लगभग हमेशा सकारात्मक रिटर्न दिया है। बड़ी बड़ी गिरावटों और संकटों के बावजूद। हाँ, और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी नियमित रूप से हर महीने या हर हफ्ते एक निश्चित रकम निवेश करते रहना, इसी लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है। ये आपको बाजार के उतार चढ़ाव के असर से बचाता है और आपकी औसत लागत को बेहतर बनाता है। एक और दिलचस्प विचार है हाउजर का कि हमेशा सबसे तर्कसंगत यानी रैशनल फैसला लेना जरूरी नहीं, बल्कि उचित यानी रीजनेबल फैसला लेना बेहतर है। इसका क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, इसका मतलब है ऐसी रणनीति चुनना
जिसके साथ आप लंबे समय तक टिक सकें, शांति से, भले ही वो कागज पर गणित के हिसाब से सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली रणनीति न हो। अच्छा, उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए कोई निवेश है जो बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा है, बहुत वोलेटाइल है। अब गणित के हिसाब से तो ये तर्कसंगत है कि इसमें पैसा लगाया जाए। हाँ। लेकिन अगर वो उतार चढ़ाव आपको रात को सोने नहीं देता, आपको बेचैन रखता है और आप डर के मारे गलत समय पर उसे बेच देते हैं, तो वो तर्कसंगत रणनीति आपके लिए उचित या रीजनेबल नहीं थी। समझ गई। उचित वो है जिसे आप शांति से निभा सकें, बुरे समय में भी जिसके साथ आप टिके रह सकें। वो आपके लिए सबसे अच्छी रणनीति है, भले ही वो गणितीय रूप से ऑप्टिमल न हो। और क्योंकि भविष्य अनिश्चित है और हम गलतियां कर सकते हैं, जैसा हमने पहले बात की, हाउसेल कहते हैं कि हमेशा त्रुटि के लिए जगह, या जिसे बेंजामिन ग्राहम ने कहा, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। ये कैसे करें? इसका सीधा सा मतलब है अपनी योजनाओं में थोड़ी गुंजाइश रखना, बफर रखना। ये मानना कि चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं भी हो सकती हैं, या शायद आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती हो। निवेश संभावनाओं का खेल है, निश्चितताओं का नहीं। हाँ। इसके कई तरीके हैं। एक तो है विविधीकरण, यानी डाइवर्सिफिकेशन। अपना सारा पैसा एक ही जगह, एक ही स्टॉक या एक ही एसेट क्लास में न लगाकर अलग अलग तरह के निवेशों में बांटना, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से कुछ हद तक भरपाई हो सके। ओके। दूसरा, एक अच्छी आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड रखना। मतलब कम से कम 6 महीने या बेहतर हो 12 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा किसी सुरक्षित, आसानी से उपलब्ध जगह जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में रखना, ताकि अगर अचानक कोई जरूरत आ पड़े, नौकरी चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो, तो आपको मजबूरी में अपने लंबे समय के निवेश जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड नुकसान में न बेचने पड़े। ये आपको सुरक्षा का मार्जिन देता है। ये इमरजेंसी फंड वाली बात बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बाजार में उतार चढ़ाव या अस्थिरता, जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं, अक्सर डराती है, लेकिन हाउसेल इसे देखने का एक अलग नजरिया देते हैं ना। हाँ, वो कहते हैं कि इसे जुर्माने, फाइन की तरह मत देखो, जैसे आपने कोई गलती की और आपको सजा मिल रही है। हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है जब पोर्टफोलियो लाल निशान में होता है। बिल्कुल। वो कहते हैं इसे एक शुल्क की तरह देखो, फीस, जैसे किसी अच्छी चीज को पाने के लिए, किसी अच्छे क्लब की मेंबरशिप के लिए या किसी थीम पार्क में जाने के लिए आप फीस देते हैं ना। हाँ। वैसे ही लंबी अवधि में बाजार से अच्छा रिटर्न पाने के लिए ये अस्थिरता रूपी शुल्क है जो आपको चुकाना पड़ता है। ये एंट्री टिकट है। जब आप इसे इस नजरिए से देखते हैं तो गिरावट के समय घबराने की बजाय शांत रहना और निवेशित बने रहना थोड़ा आसान हो जाता है। आप सोचते हैं ओके, ये तो बस फीस है, खेल में बने रहने की कीमत। वाह, ये नजरिया तो काफी मददगार हो सकता है डर को कम करने में। हाँ बिल्कुल। ये सारे सिद्धांत बहुत व्यवहारिक लगते हैं। अब एक बुनियादी सवाल पर आते हैं, आखिर पैसे का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ चीजें खरीदना है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लेटेस्ट गैजेट्स? हाउसेल के मुताबिक नहीं। पैसे का सबसे बड़ा लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला असली फायदा है, ये आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है, कंट्रोल ओवर योर टाइम। अपने समय पर नियंत्रण? हाँ, ये आज़ादी कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं और कितनी देर तक करना चाहते हैं। ये किसी भी महंगी गाड़ी या बड़े घर से कहीं बड़ा लाभांश, कहीं बड़ा डिविडेंड है जो पैसा आपको दे सकता है। फाइनेंशियल स्वतंत्रता का मतलब जरूरी नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, बल्कि ये कि आप सिर्फ वही काम करें जो आपको सच में पसंद है, उन लोगों के साथ जिन्हें आप पसंद करते हैं और अपनी शर्तों पर। यह है असली आज़ादी। अपने समय पर नियंत्रण, ये वाकई पैसे का एक बहुत गहरा, बहुत अहम मूल्य है। बिल्कुल। और आखिरी सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? हाँ, $1 मिलियन सवाल। इस पर रिसर्च मिली जुली है, लेकिन एक हालिया स्टडी जो डैनियल कैनेमन और मैथ्यू किलिंग्सवर्थ ने की थी, वो दिलचस्प बात कहती है। क्या कहती है? ज्यादातर लोगों के लिए हाँ, ज्यादा आय ज्यादा खुशी से जुड़ी पाई गई, और ऐसा कोई निश्चित ऊपरी स्तर नहीं दिखा जहां खुशी बढ़नी बंद हो जाए। मतलब ज्यादा पैसा आमतौर पर लोगों को ज्यादा खुश करता है। अच्छा, ये तो आम धारणा से अलग है कि एक लेवल के बाद पैसा खुशी नहीं बढ़ाता। हाँ, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। उसी स्टडी में एक छोटा समूह ऐसा भी था जो पहले से ही दुखी था। उनके लिए खुशी लगभग $100,000 सालाना आय पर जाकर स्थिर हो गई। उससे ज्यादा पैसा उनकी खुशी नहीं बढ़ा पा रहा था। ओह! तो निष्कर्ष यह है कि पैसा शायद खुशी की गारंटी ना हो, खासकर अगर आप बुनियादी रूप से दुखी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये निश्चित रूप से मदद कर सकता है। शायद इसलिए कि ये तनाव कम करता है, ज्यादा विकल्प देता है और जैसा हमने कहा, जीवन पर ज्यादा नियंत्रण पाने में मदद करता है। ये तो सचमुच पैसे के मनोविज्ञान की गहराइयों में एक जबरदस्त सफर था। अगर हम मुख्य बातों को समेटें
तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें साफ हैं। हमारा व्यवहार हमारी जानकारी से ज्यादा मायने रखता है। हाँ, असली धन वो है जो दिखता नहीं और ये लगातार बचत से बनता है। बिल्कुल। सफलता और असफलता में भाग्य और जोखिम का हाथ होता है, इसलिए विनम्रता जरूरी है। बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग के जादू के लिए दशकों का धैर्य चाहिए। लंबी अवधि का सोचें और बाजार के रोज के शोर से ना घबराएं। सही। अपनी भावनाओं को समझें, पर उनसे प्रभावित होकर जल्दबाजी में फैसले न लें। हाँ, और जाने कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, वो सीमा तय करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद सबसे जरूरी बात, धन का असली मूल्य आपको अपने समय और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण देना है। बिल्कुल, वो आजादी। हाँ, इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी विचार कर सकते हैं। जरूर बताइए। सवाल ये है कि आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हमें लगातार दूसरों की जिंदगी की सिर्फ बेहतरीन चमचमाती झलकियां दिखती हैं, परफेक्ट वेकेशन, नई कारें, महंगे डिनर, ये जो सामाजिक तुलना का दबाव है, सोशल कंपैरिजन, ये हमारे पैसे से जुड़े मनोविज्ञान और फैसलों पर कितना असर डालता है? भले ही हम ये सारे सिद्धांत जानते हो कि बचत जरूरी है, दिखावा नहीं करना चाहिए, पर्याप्त को जानना चाहिए, क्या हम सच में इस तुलना के दबाव से बच पाते हैं? और क्या हम वो करते हैं जो हमारे लिए सही है, न कि वो जो दुनिया को दिखाने के लिए जरूरी लगता है? ये वाकई एक बहुत जरूरी और प्रासंगिक सवाल है, खासकर आज के डिजिटल दौर में। इस गहरी और व्यवहारिक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं का भी शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ पैसे और मनोविज्ञान के इस दिलचस्प रिश्ते को समझने की कोशिश में अपना समय दिया। उम्मीद है इन विचारों से आपको अपने वित्तीय जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। इन पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।